खबर सीमांचल के तमाम तर दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे मुखिया प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं जो अपने पंचायत के लिए बहुत तरह के सुंदर सपने संजोए हैं। फिलहाल वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जाने माने चेहरे हैं। पूर्व में ठाकुरगंज विधानसभा से MIM विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं, दावेदारी कर चुके हैं। हालांकि पार्टी ने किसी अनहोनी के कारण टिकट नहीं दिया, ये उनके लिए दुखद की बात है। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार उसी अपने विजन डॉक्यूमेंट्री को लेकर के पंचायत आम चुनाव में वो ताल ठोक रही है। क्या कुछ विजन है, उसे जानने से पहले सबसे पहले हम उन्हीं से जानेंगे कैसा चल रहा है आपका जनसंपर्क अभियान। जी, मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ की शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। जनसभा जो मेरी चल रही हैं बहुत अच्छी और बहुत प्यार मिल रहा है। इकड़ा पंचायत के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और ये भी नहीं कि भाई मेरे को इकड़ा पंचायत के लोग जानते नहीं हैं, हमेशा पब्लिक के बीच में रही हूँ। हर बच्चा छोटा बच्चा भी जानता है कि पम्मी बेगम। विधानसभा चुनाव से सीधे डायरेक्टली पंचायत आम चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी देखिए, आपको जैसे पता है कि मैं विधानसभा में टिकट के लिए दावा रखा था, टिकट पार्टी ने नहीं दिया तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई टिकट का कोई मैटर नहीं है। जी। इसलिए पब्लिक की ये हुआ कि नहीं, आप हमेशा जब भी कोई भी बात आई तो आप सबसे पहले आवाज़ उठाई। तो आप पंचायती राज में आइए, आपको इसमें कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है और हम लोग आपको कामयाब करेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि इन्होंने एक अपना विजन डॉक्यूमेंट्री सेट किया है जिसमें वो 5 पॉइंट को नोट किया है। इनमें से हम बारी बारी से सब नोट इस पर बात करेंगे। चुनाव के उनके उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सेवा पंचायत स्तर पर पहल, उसके अलावा जनता जितने के 3 महीने के अंदर पंचायत को एम्बुलेंस मुहैया कराएगी। ये बहुत बड़ा विज़न हो जाता है, कैसे मुमकिन हो पाएगा ये सब चीज़? जी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखिए कई तरह मतलब कि होता है कि हर फंड को लाने के लिए या करने के लिए अपनी हिम्मत होती है। आज मैं लोगों को ये समझा रही हूँ कि जो 500, 200, 400 में अपने वोट को बेच रहे हैं, जब बेच के जब वोट को हम विकृत में कर रहे हैं, अगर वही पैसा मैं बचा के 10 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस दे दूंगी तो उससे क्या होगा, मेरी पंचायत में हर एक आदमी को फायदा मिलेगा। ये जो 500 रुपया दूंगी तो ये मैं गिने चुने लोगों को दूंगी, तो वो गिने चुने लोगों तक ही रहेगा। और गिने चुने तो फिर मतलब कि मान के चलो, तो इससे अच्छा कि अगर मैं एक एम्बुलेंस दे देती हूँ 10 लाख 12 लाख की, तो उससे क्या फायदा होगा कि मेरी पूरी पंचायत को इस चीज का ये फंड कहाँ से आएगा 10-12 लाख की? क्योंकि पिछले इससे भी देख रहे हैं कि कई सारे मुखिया जीते गए लेकिन पंचायत के लिए इस तरह का कोई विजन सेट नहीं हो पाया, कुछ विकास नहीं हो पाया। देखिए, बिन मांगे तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती, ये चीज पता है ना। जब हरियाणा पंजाब के लोग वोट देते हैं तो उनको हर चीज का फायदा मिलता है। फंड कैसे आएगा, फंड लाने की हिम्मत है पम्मी बेगम में। कैसे लाऊंगी, मेरी यहाँ पे 80% महिलाएं हैं, डिलीवरी से लेके मेरे बुजुर्ग हैं जिनके घर में पैसा नहीं होता, उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पहले सोचना होता, गाड़ी का इंतजाम करने। इसके लिए मैं लाने का पूरा करूंगी, जितना मेरे से अपने से होगा मैं अपना भी डालूंगी। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे नोट किए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और नर्स एवं निःशुल्क दवाइयाँ दिलवाने का प्रयास करूंगी। आप बताइए कि प्रखंड क्षेत्र में एक PSC होता है, वहाँ पे इस तरह का सुविधा नहीं हो पाती है, लेकिन आप पंचायत में इस तरह का सुविधा कैसे मुहैया कराएंगे? जी, मैं करवाने की क्षमता रखती हूँ, क्योंकि देखिए उन लोगों का क्या होता है कि इलेक्शन जीतना एक मकसद होता है। इलेक्शन से पहले वादे कर देते हैं और मुंह जुबानी वादे करते हैं। पम्मी बेगम लिखत में दे रही है और जो भी मैं लोगों के पास जा रही हूँ उनको बोल रही हूँ कि ये पर्चा समझ के रखिएगा, ये पर्चे को समझ के रखिए। अगर अल्लाह मेरे को कामयाब कर देता आप लोगों की दुआओं से तो 3 महीने का इसके अंदर टाइम दिया हुआ है। ये नहीं कि 3 साल या 1 साल या 3 साल या 5 साल का, कि लास्ट में साल में आके मेरे को ये छापा मारना, ऐसा नहीं। फिर वो लास्ट में मैं आके बोलूं कि देखिए 4 साल तो निकल गए, इस साल में मैं लगाया हुआ है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा, वो वादा नहीं। स्टार्टिंग में मैं 3 महीने दे दिया है और 3 महीने के अंदर अगर ये नहीं पड़ते तो पूरा चुनाव जीतने के 3 महीने के अंदर एक मुखिया के अंदर इस तरह का क्या चीज हो जाएगा कि वो अपने पंचायत को एम्बुलेंस दिला देगा? ऐसा लग रहा है आपको? कभी मुमकिन हुआ इस तरह का? जी नहीं, वो लोग क्यों नहीं किया, या क्या कैसे करके नहीं करते, मैं करवाने की क्षमता है मेरी, मैं करूंगी। आप भी ये कागज को समझ के रखिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं। शिक्षा समाज के उत्थान के लिए प्राथमिक हथियार शिक्षा है, इनका कहना है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों के साथ मीटिंग भी करेगी, पंचायत में जितने भी स्कूल होंगे। उसके अलावा पंचायत में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करवाने के लिए संघर्ष भी करेगी। आप देखिए कि प्रखंड क्षेत्र में कई सारे स्कूल होते हैं, उन सब पर तो गुणवत्ता शिक्षापूर्ण की बात हो या फिर आपका क्या कहता है कि शिक्षा उत्थान को लेकर के कोई भी ऐसा मुखिया इस तरह का कभी भी काम नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि ये सब करना आसान है? जी मैं करूँगी, क्यों करूँगी। देखिए
आज मैं क्योंकि देखिए पहले मैं, आपको भी पता है कि एक पार्टी से जुड़ी हूँ, ठीक, तो पहले मैं खाली प्रखंडों के अंदर घूमती, रोड चढ़ाई पे जहाँ कहीं पे किसी को तकलीफ हुई तो पहुंची, तो उसका मैटर जो भी हुआ उसको हल करवा के अपना चली गई। पंचायती इलेक्शन ऐसा है कि मेरे को घर डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। आप मेरे को असली दर्द जो मैं आपको बताऊं कि वो मैं 7 साल में वो दर्द नहीं देख पाई जो इस बार मैं इस पंचायती इलेक्शन में दर्द को देखा है, जो घर घर जाके मैं लोगों को देखा है। एक बच्चा 6वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसको विद्यालय का नाम नहीं पता। उससे पूछा गया कि बाबू आपके विद्यालय का नाम क्या है, तो वो बच्चा विद्यालय ही नहीं समझ पा रहा। तो सोचिए कि कैसी शिक्षा मिल रही। इसमें टीचर का कसूर नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि टीचर का कसूर है, कसूर हम लोगों का भी है। और इस मतलब कि हम जो बच्चे माँ बाप हैं, बच्चों को कभी ये नहीं पूछते कि आपका टीचर कैसा पढ़ाए, ना हम टीचर पे ऐसा कोई। तो मैं अपने इकड़ा पंचायत के लिए चुनाव लड़ रही हूँ, तो स्टार्टिंग में इकड़ा पंचायत से करूँगी। मैं सब टीचरों के साथ, जैसे स्कूल की ड्यूटी खत्म, ये नहीं कि उनको ड्यूटी के बीच में, उनके बाद अपने, क्योंकि जो भी यहाँ पे टीचर हैं तो वो अपने ही समाज के लोग। पिछले 5 साल में आप क्या कुछ कमियां देखी हैं स्कूलों में? जी बहुत तरह की कमियां देखी। एक दो गिनवाइए। जी देखिए, बच्चों को सही तरीके से जब शिक्षा का टाइम होता है, अभी ये साल तो हमारा लॉकडाउन में ही कट के चला गया, दो लॉकडाउन में ही कट के चला गया, तो बच्चों को शिक्षा का बहुत दिक्कत हुआ। और मैंने देखा कि जब स्कूल में गए हैं तो बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं मिली। कई तरह के, मैं ये नहीं कि आज शिक्षा के ऊपर बोल रही हूँ, शायद आपको जानकारी भी होगा कि आज से 2 साल पहले एक एजुकेशन के लिए हम लोगों ने जो धरना दिया था किशनगंज के अंदर को लेके, तो उस टाइम भी लोग बोल रहे थे। तो मैं जब घर से गई थी, जबकि मेरा बच्चा मेरे को बोला था कि अम्मी वहाँ तो भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, तो क्या भूख हड़ताल पे बैठने के बाद अगर आपकी बातों को जो अगर नहीं माना गया, सब लोग बैठ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? मैं कहा बेटा मैं अपना कफन अपने साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। अगर एजुकेशन के लिए मेरी जान चली जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा हथियार हमारा एजुकेशन है। और हमारे बच्चों को आज जो हमारे हालात है ना, अगर हमारे यहाँ पे बच्चे, अभी जैसे आप ही हो, शिक्षा जानते हो, आप जैसे आदमी को चाहे कोई लाखों रुपया भी दे देगा, आप अपने वोट को बेचोगे नहीं, आप मत को दान करोगे। तो ऐसे मेरे बच्चे आने वाले को जब शिक्षा मिल जाएगी तो इसके ऊपर अच्छा मेरा पंचायत क्या, मेरा जिला अच्छे उस पे जाएगा। तो खास बात यह है कि 5 जो बड़े वादे हैं, इनमें से तीसरा नंबर किसानों को लेकर भी है, जो एक विधायक भी कभी नहीं सोचता है कि किसानों के हित में क्या सोचना चाहिए, शिक्षा समाज को लेकर के क्या सोचना चाहिए। तीसरा नंबर देखिए कि किसानों की योजना जैसे फसल का सही लाभ, समय समय पर निःशुल्क खाद बीज का उपलब्ध होना, इन सब सुविधाओं के लिए पंचायत के स्तर से अगर ये मुखिया बन जाती है तो वो लड़ाई लड़ेगी। तो ये सब कैसे मुमकिन है? एक विधायक तो इस तरह का काम तो नहीं कर सकता है। आपके पंचायत में इस तरह का कहीं पे खाद भंडार बीज भी नहीं होता है जिससे आप जो है निःशुल्क दवाइयाँ हो या फिर फसल क्षति का मुआवजा हो, सब दिलवाने का प्रयास करेंगे। पम्मी बेगम जो मुद्दे लिखे हैं तो पहले जमीन पे घुसा है, देखा है, उसकी जानकारी ली उसके बाद, क्योंकि मान के चलिए मैं लिख तो दूं और इसको मैं कामयाब ना करा पाऊं तो कल को मैं वो राजनीति नहीं करूंगी कि मैं गिर जाऊं उनकी निगाह में। आप जैसे किसान के ऊपर आपने बोला, तो किसान के ऊपर सबसे पहले तो मैं ये चीज के लिए बोलूंगी कि किसान की लड़ाई मैं आज नहीं, जब किसानों की लड़ाई चालू हुई, लोग तो यहाँ से लोहागढ़ा नहीं जाना चाहते, किशनगंज तक नहीं जाना चाहते। मैं किसान की लड़ाई के लिए दिल्ली तक भी गई, क्योंकि वहाँ पे जो किसान बैठे हैं वो किसानों और हमारे किसानों में कोई फर्क नहीं, लड़ाई वो जमीन की लड़ रहे हैं। तो वो तो मुद्दा ये, आप बोला आपने कि खाद का उपलब्ध, खाद आती है, ये नहीं कि इकड़ा पंचायत में खाद नहीं आती है किसानों, लेकिन 266 रुपए का बोरा उनको 567 रुपए में लेना पड़ रहा है, 700 रुपए में ब्लैक में लेना पड़ रहा है। जब आपको पता है कि इकड़ा पंचायत में इतना किसान है और इतनी जमीन है, ये सबको पता है, जमीन का जो ब्यौरा होता है सीओ साहब के पास होता है, ठीक है, तो उनको पता है कि इतनी जमीन है। तो जब जमीन हम लोगों को बोला गया कि पैक्स से आपको खाद मिलेगी, आपका धान का लाभ, अभी देखिए क्या होता है कि किसानों के पास मैं जाकर पूछती कि आप अपना धान को पैक्स में क्यों नहीं जमा करवाते। ये आज से 1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप अपने धान को पैक्स में क्यों नहीं जमा करवाते। मैं शुरू से, ये नहीं कि पम्मी बेगम आज इलेक्शन आया और आज पब्लिक के बीच में, तो जब मैं उनसे पूछा कि आप अपने धान को पैक्स में जमा क्यों नहीं करवा रहे, तो वो कह रहे कि जब पैक्स में जमा करवाते हैं तो पैक्स का चेयरमैन ये कहता है कि धान तो दे दीजिए, पैसा आपको 6 महीने बाद मिलेगा। ये बात का बहुत अफसोस लगा। इसके लिए फिर मैं एसडीएम साहब से, खुद एसडीएम साहब को लेके उस पैक्स के उस पर आज भी वो फोटो है मेरे पास, वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या ऐसा नियम है कि धान हम आज जमा करेंगे, पैसा हमको 6 महीने बाद मिलेगा। बोला ऐसा कोई नहीं, 48 घंटे
आपका अकाउंट के अंदर 48 घंटे के अंदर मतलब कि पैसा आएगा। लेकिन लोगों को अभी भी समझ में और जागरूकता में कमी है। तो अगर मेरे को ये मौका मिलेगा तो मैं खुद हर वार्ड से जाके धान को उठवाऊंगी, पैक्स में जमा करवाऊंगी, 48 घंटे के अंदर पैसा दिलवाऊंगी, ये वादा है मेरा। चौथा बड़ा मुद्दा है, अपने पंचायत के सभी 0 से 18 साल के कन्या शिशु को सरकारी लाभ दिलवाने का संघर्ष करूंगी। ये तो आमतौर पे आंगनबाड़ी या फिर सेविका हो गए या फिर आशा दीदी, वो लोग तो कर ही रहे हैं। नहीं हो रहा। मैं कई बच्चियों से पूछा, कह रहे कि हमें अभी तक कोई लाभ मिला ही नहीं ऐसा मेरी पंचायत में। चलिए आपको तो इसमें मुखिया की क्या भूमिका होगी? जी मैं इस चीज पे प्रेशर बन के, आखिर क्यों नहीं, आप जब आप लोग कह रहे हो कर रहे हो तो ये क्यों नहीं मिल रहा? आखिर कमी कहाँ पे है? अगर कमी यहाँ से वीडियो साहब से हल नहीं हो रही तो मैं डीएम साहब के पास भी जाऊंगी। अगर डीएम साहब भी कहेंगे कि इन चीज़ों के बारे में अभी पीछे से फंड नहीं रख ले, तो मैं मुख्यमंत्री तक जाने की क्षमता रखती हूँ। पब्लिक 5-7 हज़ार पब्लिक वोट दे के कामयाब करेगी तो 7 हज़ार की आवाज़ उठाने की हिम्मत है मेरे। पांचवा बड़ा इसका जो मुद्दा है ये सबसे हटके है। सीएम नीतीश कुमार भी आज के डेट में इस चीज़ को कर रहे हैं, जनता दरबार, जो कि ये पंचायत स्तर से होना भी चाहिए। एक वार्ड से लेकर के एक पंचायत तक इस तरह का कार्य होने से जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो प्रखंड मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उन लोगों की काफ़ी सुविधाओं से आसानी मिल सकती है। बहरहाल देखिए, इसमें वो लिखा है कि पंचायत चुनाव में जनता दरबार का सुविधा उपलब्ध होगी और 8 घंटा पंचायत में सभी जन सुविधा केंद्र खुला रहेगा। इसकी सुनिश्चित करूंगी, इनके तरफ से ये प्रयास रहेगी। आपको लगता है जी मैं कि आपके पंचायत में आरटीपीएस जो अभी काउंटर है वो कभी खुला है? जी साल में, हमारी पंचायती साल में 2 बार खुलती है, 15 अगस्त 26 जनवरी। उसके बाद नहीं? उसके अलावा कभी पंचायत नहीं। मुखिया जी को ढूंढना है तो मुखिया जी लोहागढ़ है, मुखिया जी को ढूंढना है, जब जरूरत पड़ी है तो मुखिया जी सिलीगुड़ी में है, मुखिया जी को ढूंढो तो मुखिया जी फलानी जगह है। तो सबसे ज्यादा आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे 80% महिलाएं। आपके पंचायत में क्या क्या ऐसा सुविधा केंद्र है जो सरकारी सुविधा केंद्र है? पहले मैं बता रही हूँ, मेरे यहाँ पे महिलाएं 80% है। 80%। अभी क्या होता है कि हर बस्ती में 2 से 4 आदमी ऐसे भी होते हैं उन लोगों के कि अब जैसे उनको कोई छोटा सा वोटर कार्ड का काम, या आधार कार्ड, या पहचान पत्र में, या राशन कार्ड में नाम चढ़वाना, या ऐसा कोई भी काम आ जाता है, जैसे बाथरूम टॉयलेट वगैरह बनवाए, तो उन चीज़ों के लिए वो जब जाते हैं तो कहती हैं, तो वो कहते हैं कि 500 रुपया दो, 2000 रुपया दो, 1500 दो। जब मैं 8 घंटे पंचायत, मैं कहती हूँ कि आप जनप्रतिनिधि बने क्यों? अगर आपको जनप्रतिनिधि बनना है, पब्लिक की सेवा करना है, तो आपको पंचायत के लिए अपना 5 साल कुर्बान करने होंगे। अगर आप सोचो कि मैं मुखिया भी बनूं और मैं अपना घर का काम भी देखूं, अपना मतलब कि बिजनेस भी देखूं, तो ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। आपको अगर 5 साल के लिए पब्लिक चुनती है तो पब्लिक के लिए आपको 5 साल। चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे सब नेता ही करते हैं। मैं लिखित में दे रही हूँ, मैं लिखित में दे रही हूँ। ये लिखित में दे रहे हैं या फिर और तरह से आप लिखित में दे रहे हैं? जैसे आप लाइए कोरा एग्रीमेंट लाइए, मैं लिखित में, जिसको पब्लिक की पम्मी बेगम के मतलब कि ये नहीं कि आज इलेक्शन आया, खैर आप देखते होंगे 5 साल से 6 साल से। तो हम बात कर रहे थे कि पंचायत में ऐसा सरकारी ऐसा क्या क्या सुविधा केंद्र है जैसे जो 8 घंटा खुली रहनी चाहिए? जी देखिए, जब वहाँ पे एक मुखिया बैठेगा, वहाँ पे रोजगार सेवक भी बैठेगा, वहाँ पे मतलब कि जितने मतलब कि उसके अफसर होंगे वो बैठेंगे, उसके साथ मेंबर भी आएंगे। अभी मान के चलिए मैं 11 नंबर वार्ड से हूँ, 11 नंबर में जब मैं बैठूंगी तो 11 नंबर वार्ड का मेंबर जाएगा, कहेगा कि नहीं भाई मैडम वहाँ बैठी, मुखिया जी वहाँ बैठे हुए हैं, तो हम उनके पास, तो 12 नंबर वाला भी ऑटोमेटिक आएगा। उससे क्या होगा, पंचायत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब जो लोगों को उलझाया जाता था ऑफिस लैंड में, जो पंचायत के अंदर खुले हुए हैं ऑफिस हैं, उन सबको ऑफिसों को भी टाइम से ड्यूटी देनी पड़ेगी। जब मुखिया जी ड्यूटी देगा तो ऑफिसर भी देंगे। अब क्या होता है कि मुखिया जी का पंचायत लोग है तो अफसर लोगों का कोई पता ही नहीं है, तो इससे हर तरह। वैसे भी तो मुखिया जी का प्रावधान है कि हर महीना में जो है अपना पंचायत तो सरकार भवन में वो अपना आम सभा करता है, लोगों की जन समस्या मेरे 5 साल में एक आदमी, आप ऐसे कीजिए, पूरी पंचायत में घूमिए तो उन लोगों से ये पूछिए कि आपके कभी आम सभा हुई है? तो अगर आम सभा हुई है, आप उम्र में मेरे बच्चे के बराबर, मेरे भाई के बराबर हो, मैं आपके जो मेरे को सजा दोगे उस सजा की मैं हकदार हूँ। पम्मी बेगम जो बोलती है वो देखती है पहले जमीन को टटाल के, उसके बाद ये किसी के ऊपर इल्जाम नहीं है कि ये इल्जाम है। आप देखिए पब्लिक बहुत परेशान है और आज तक आम सभा हुई नहीं है। चलिए, पब्लिक परेशान है, पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि पिछले 5 साल में ऐसे क्या क्या कार्य होना चाहिए, विकास कार्य पंचायत स्तर पे, पंचायती योजनाओं को लेकर जो पीछे 5 साल जो बीत गया। देखिए 5 साल में कितने तरह के फंड आए, आप जानते हो कि लॉकडाउन में कई तरह के फंड आए, तो लेकिन आज तक किसी को वो फंड नहीं मिले। एक मास्क और एक साबुन में बट गया। ठीक है, लाइट के बारे में हमारे पूरे पंचायत में आप घूम के देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं। जी देख लीजिए, हमारे पूरे पंचायत में
की लाइट, हाँ कुछ लाइटें ऐसी भी थी जिनका बिल 4250 रुपये बनाया, तो उनको लगाया उसका लाइट का दाम कितना 350 रुपया, वो मतलब कि जो कॉपी माल होता है वो लगा दिया। जी जी वो लगा दिया, देख लीजिए, वो भी छांट के, मतलब कि ये नहीं कि लगाया 20 या 25 ऐसा कुछ नहीं, एक दो डस्टबिन आए हैं 9 लाख का कुछ का फंड है, मेरे पास रिपोर्ट है, देखिए। डस्टबिन का 9 लाख का कुछ फंड है पूरे पंचायत में, एक वार्ड में? जी पूरे पंचायत में जी। तो लेकिन देख, यानी एक वार्ड में कितना देने का प्रावधान था? जी देखिए, अभी हमारे मैंने वार्डों के ऊपर देखा है कि एक आंगनवाड़ी के अंदर लगे हैं, एक स्कूल के पास लगा हुआ है, और ये मतलब कि यही 2 बस, इसके अलावा कोई मतलब कि कहीं पे नहीं है। चलिए, तीसरा बड़ा फंड हो गया जी। उसके अलावा देखिए, आप जानते हो कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी बात बोला था कि भत्ता के तरह फंड हर किसी आधार कार्ड, क्योंकि देखिए राशन तो हम लोगों को 2 महीने का फ्री कर दिया था लॉकडाउन के अंदर, है ना, तो राशन तो हम लोगों को कोटा से मिला था, लेकिन उनका जो सब्जी के लिए या तेल के लिए पैसा ऐसा भी फंड आया था, वो फंड भी पब्लिक तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, हाँ, ये मतलब कि मैंने जो जमीनी मुद्दे मैंने देखे हैं और सबूत के साथ आरटीआई डाल के रिपोर्टें निकाली हुई हैं, बिना रिपोर्ट के या बिना उस पर किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। मान के चलिए कल मेरे से सबूत मांगा जाए तो मैं सबूत नहीं दे पाऊँ तो उसमें मैं झूठी होंगी, बोलेंगे शायद ये मुखिया का इलेक्शन लड़ना चाहती, किसी मुखिया पे गलत इल्जाम लगाना चाहती। मैं सबूत के साथ काम कर रही हूँ। तो चलते चलते लास्ट सवाल कि लोग आपको पैसे पे वोट करें या टैलेंट देख के वोट करें, या फिर आपका जो विजन डॉक्यूमेंट्री है वो देख के वोट करें? देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि पैसे पे वोट पब्लिक किसी को भी ना करे। जो पैसा बांटता है, जिसकी नियत में पहले ही पैसा घुसा हुआ कि मैं पैसा देके वोट, तो पहले वो अपना विकास करेगा। मान के चलिए आज 20 लाख 10 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख, तो पहले वो अपना पैसा पूरा करेगा, उसके बाद आपका सोचेगा। और पम्मी बेगम शुरू से आप लोग ये कोई ऐसा आदमी मेरे को इकड़ा पंचायत में खड़ा करके दिखा दीजिए जिसको मैं ये सब बोला हो कि मेरे को मुखिया बनाइए। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही कि मुखिया आप लोग बनिए, मैं आपकी आवाज़ बनूँ, आपका दर्द बनूँ, आपके साथ जब मैं आम सभा करूँ तो आप मेरे पे हुक्म कीजिए, और वो फंड को कैसे लोग से लाना है उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। और पब्लिक से मैं यही कहूंगी कि इस बार अच्छा नेता चुनिए, पंचायत की स्थिति को देखते हुए 500 200 2000 में। आज का एक बात और है, मैं आपका टाइम ले रही हूँ। अभी क्या हो रहा है कि नेता लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं आपको नहीं पैसा दे रहा, आपके बच्चे को बेइज्जती के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि बेइज्जती के लिए, खाने के लिए आज आप बच्चे का दर्द आ गया। लॉकडाउन में आप लोग नेता लोग कहाँ थे जब प्रदेशों से मेरे बच्चे आ रहे थे, परदेसी भाई आ रहे थे, उस टाइम को आपको उनका दर्द नहीं पता था? उस टाइम भी जब 5 साल से हमारे बच्चे बेइज्जती खाते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह अच्छा नेता चुनेंगे तो आगे भी बेइज्जती खाएंगे। उनका बेइज्जती जो आना है वो आता ही रहेगा। माँ बाप उनका जिंदा रहना चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमें किसी की बेइज्जती की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से आपको भी कि आप चुनाव लड़े, जीते और लोगों का उम्मीदों पर खरे उतरे। ये थी हमारे साथ पम्मी बेगम, जो इकरा पंचायत से चुनाव लड़ रही है। दिगल बैंक में 3 नवंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए ये जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इनके पास 5 विजन डॉक्यूमेंट्री है, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो आज तक एक विधायक नहीं कर सका है। ये पंचायत में एक मुखिया प्रत्याशी होने के नाते लोगों को एफिडेविट भी देना चाहता है। हालांकि इन सब मुद्दों पर लोगों को बात करनी चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। इनकी जो विजन है उस पर लोगों को जो है एक बार सोचने की और समझने की ज़रूरत है। तो फिलहाल हमारे साथ देख रहे थे आप पम्मी बेगम के साथ ये चौचक इंटरव्यू। जुड़े रहिए, बने रहिए। खबर सीमांचल आपको लगातार पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।